नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। केदारनाथ मंदिर में 22 अप्रैल को खुलेंगे कपाट। सजावट सहित अन्य तैयारियां पूरी। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाओं के व्यापक इंतजाम। सीएम धामी ने सूर्य देवभूमि चैलेंज के समापन समारोह में की शिरकत। भारतीय सेना के जाबाजों के साथ देशभर से आए ट्रैकर्स ने किया प्रतिभाग। साहस, धैर्य, दृढ़ संकल्प का दिया परिचय। केंद्र पोषित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समग्र विकास कार्यों की समीक्षा। चंपावत में कलेक्टर सभागार में बैठक। सांसद अजय टम्टा ने लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के दिए निर्देश। चंपावत में पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों ने बढ़ाई परेशानी। आलू की फसल को किया बर्बाद। किसानों का हुआ नुकसान। मुआवजा और कृषि ऋण माफ करने की मांग। जोशीमठ के मल्ली टंगड़ी गांव के ग्रामीण परेशान। आधे अधूरे सड़क निर्माण का नहीं मिल रहा फायदा। अवगत करवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के लगाए आरोप। और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ धाम के कपाट कल खुलेंगे। केदार के दर्शनों का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। बता दें, चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से शुरू होगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और इस दौरान बड़ी संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री धामों की ओर पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, पार्किंग और ठहरने की व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। आपदा प्रबंधन पर विशेष फोकस है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, केदार धाम के कपाट कल खुलने जा रहे हैं और फिर इसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या कितनी बनी हुई है? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं और उसके बाद केदार धाम के कपाट खोलने की तैयारी चल रही है। केदार धाम कपाट खोलने के लिए लगातार मंदिर को सजाया जा रहा है। मंदिर के जो चारों तरफ का जो बाउंड्री वॉल है उसको सजाया जा रहा है। उसके अलावा नंदी बैल को सजाया जा रहा है। फूलों से, कई क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है और अलग अलग लोग अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार वहां पर अपने सामर्थ्य या अपनी क्षमता के अनुसार मदद कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो प्रशासन ने जो तैयारियां की है वो तैयारियां अंतिम रूप में पहुंच चुकी है, क्योंकि केदार धाम के कपाट जैसे ही खुलेंगे उसके दूसरे दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से विधिवत आगामी 6 माह के लिए शुरू हो जाएगी। यानी जो यात्री पहला जत्था यमुनोत्री गंगोत्री के लिए जा चुका है, अब वो केदारनाथ के जाने की तैयारी कर रहा है। केदारनाथ जाने की तैयारी के साथ ही दूसरा जत्था उसके बाद बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएगा। यानी चारधाम यात्रा बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। जहां तक सरकार का सवाल है तो सरकार ने पूरी तैयारियां शुरू कर ली है, जिसमें जो पेयजल है उसकी व्यवस्था, प्याज के साथ साथ शौचालय की व्यवस्था, टेम्परेरी मेडिकल इक्विपमेंट की व्यवस्था, जो चिकित्सा उपचार हेतु डॉक्टरों की तैनाती है उसकी व्यवस्था, डंडी कंडी खच्चर वालों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई। इसके अलावा पशुपालन से संबंधित डॉक्टरों या चिकित्सकों की भी ड्यूटियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा हेली सेवा से भी चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। उसके लिए भी तकरीबन 15 जून तक के रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फुल होने के साथ साथ आप इस बात से भी
मान सकते हैं कि इस बार चारधाम यात्रा में 2 धाम यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा जौलीग्रांट एयरपोर्ट से 2 दिवसीय यात्रा के रूप में संचालित की जा रही है। यानी एविएशन कंपनियां हेलीकॉप्टर के माध्यम से जितने भी लोग उसकी बुकिंग करेंगे वो बद्री और केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। एक दिन रात को वहां पर रुक सकते हैं, उसके बाद दूसरे दिन बकायदा जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। तो यानी यात्रा को सुगम सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां की है। लेकिन सरकार ने साथ ही साथ ये भी आह्वान किया है कि जिन लोगों को भी किसी प्रकार की परेशानी हो रही है रजिस्ट्रेशन कराने में ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके लिए ऋषिकेश हरिद्वार में काउंटर बनाए गए हैं। वहां पर विधिवत वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद जब अपने गंतव्य स्थान यानी चारधाम यात्रा के पड़ाव पर पहुंचेंगे, उसके बाद उनके दस्तावेज चेक किए जाएंगे, उनका जो टोकन है वो वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि मंदिर में बेवजह उनको वहां पर इंतजार न करना पड़े और उतने ही समय में उनको वहां पर वेट करना पड़े जितने में उनका नंबर पूजा प्रार्थना या दर्शनों के लिए मिलेगा। एसएन पंत, देखिए केदारनाथ धाम के कपाट कल खुलने जा रहे हैं और उसके बाद खुल जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो ऐसे में चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर सुरक्षा की, यातायात की और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। तो सुरक्षा और यातायात को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर आपको धरातल पर नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए जहां तक चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है तो इसके लिए बाकायदा उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। यानी उत्तराखंड पुलिस जो अलग अलग चौकियों और थानों में संचालित होती है, जिलों में संचालित होती है, खासतौर पर उत्तरकाशी जिले की पुलिस, टिहरी जिले की पुलिस और इसके अलावा रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की पुलिस को सक्रियता के साथ रखा गया है। और इसके अलावा जो मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में अस्थायी चौकियों का निर्माण किया गया है, वहां पर भी पुलिस की पूरी एक टुकड़ी बैरिकेडिंग लगा करके रह रही है। यानी किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में पुलिस व्यवस्था वहां पर दुरुस्त कर दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी हेलीपैड संचालित किए जा रहे हैं उन हेलीपैड पर पुलिस की टुकड़ियां मौजूद हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था किसी भी तीर्थ यात्री या किसी भी स्थानीय नागरिक से न होने पाए और किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इसके अलावा क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य है, अधिकांश भूभाग पर्वतीय क्षेत्र के जरिए होते हैं और यहाँ पर जो सड़क हादसे हैं वो भी लगातार बढ़ते रहते हैं। उसके मद्देनजर तमाम जो चौकियां हैं एसडीआरएफ की, उनको नदी किनारे की साइड पर या गोचर से लेकर के यमुनोत्री धाम तक या गंगोत्री से लेकर बद्रीनाथ धाम तक वहां पर संचालित किया गया है। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में या तो कोई हादसा हो जाए उस वक्त के लिए एसडीआरएफ को तैनात किया गया है, तैयार किया गया है, या फिर कोई ट्रैकर या कोई यात्री कहीं फंस जाए, आपातकालीन परिस्थिति में उसे बचाना पड़े, सकुशल निकालना पड़े, उसकी भी तैयारियां एसडीआरएफ के जरिए प्रशासन ने पूरी कर ली है। और हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्राउड मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो। तमाम तीर्थ यात्री अगर जिस गंतव्य स्थान पर पहुंच रहे हैं वो तमाम व्यवस्थाओं के साथ खुद पुलिस उनको कह रही है कि जो सीनियर सिटीजन है कि अगर उनको बीपी की प्रॉब्लम है तो वो बीपी की दवाई साथ में रखें, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो समस्या का समाधान करके उसको बचाव किया जा सके, इस पर भी फोकस किया गया है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और जोशीमठ के नरसिंह बद्री के मंदिर में हर साल की भांति इस साल भी गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 23 अप्रैल सुबह 6:15 पर श्री बद्रीनाथ धाम जी के कपाट खोले जा रहे हैं, जिसके साथ ही कपाट खुलने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में भगवान नरसिंह बद्री के मंदिर में गरुड़ छाड़ मेले के दौरान महिला मंगल दलों ने सुंदर पारंपरिक वेशभूषा बनाकर के लोक नृत्य झुमेलो का आयोजन कर गरुड़ छाड़ मेले को सुंदर रूप दिया। बता दें कि मेले के दौरान हजारों की तादाद में लोगों ने गरुड़ छाड़ मेले में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल विश्वविद्यालय चौरास परिसर टिहरी में भारतीय सेना और उत्तराखंड पर्यटन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सूर्य देवभूमि चैलेंज के समापन समारोह में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सूर्य देवभूमि चैलेंज में भारतीय सेना के 100 जाबाज जवानों के साथ देशभर से आए लगभग 200 साहसिक ट्रेकर्स ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा, हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लेने वाले लोगों ने केदार बद्री हेलंग से कलगोट से मंडल होते हुए उखीमठ तक 113 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण यात्रा में
सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिभागियों ने अपने साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का उत्कृष्ट परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभागियों ने साहसिक प्रतियोगिता के साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ धाम सहित पंच केदार को जोड़ने वाले ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मार्ग की भी यात्रा की है। उन्होंने कहा, सेना देश की सीमाओं की रक्षा के साथ समाज और युवाओं को प्रेरित करने वाले ऐसे आयोजनों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पर्वतीय राज्यों की समान भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक संरचना एवं आपदाओं की एक जैसी प्रवृत्ति को देखते हुए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों राज्य एक दूसरे के अनुभवों, नवाचारों एवं कार्य प्रणाली से सीखते हुए भविष्य में आपसी सहयोग से कार्य करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भ्रमण किया। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने उत्तराखंड में आपदा न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, जोखिम आकलन तथा जन जागरूकता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी की। पंत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड दोनों ही राज्य भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं, जहां भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं बार बार सामने आती हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के चौड़ाईकरण से जुड़े अतिक्रमण विवाद में याचिकाकर्ता सलीम अहमद व अन्य को अंतरिम राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किसी को भी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने निर्देश दिए हैं कि जिला मजिस्ट्रेट 1 सप्ताह के भीतर कम से कम 3 वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित करे। याचिकाकर्ता 1 सप्ताह के भीतर अपने स्वामित्व कब्जे से जुड़े दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत करे और समिति 15 दिन के भीतर दस्तावेज की जांच कर विधि अनुसार निर्णय ले। कोर्ट ने कहा कि समिति का निर्णय आने तक याचिकाकर्ता को भूमि से नहीं हटाया जाए। जनपद चंपावत में केंद्र पोषित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समग्र विकास कार्यों की समीक्षा हेतु जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग भारत सरकार क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा ने की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अध्यक्ष का स्वागत करते हुए जनपद में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। मंत्री अजय टमटा ने सर्वप्रथम पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करते हुए ताड़केश्वर क्षेत्र में शवदाह गृह एवं टाल विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने सहित अन्य उत्पादों को बढ़ावा देने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुझे नज़र ऐसा वाली नहीं आई, काम हो रहा है। अधिकारी थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग रहती है और आज इसमें हमने चाहे वो PMGSY के मैटर हैं, जल जीवन मिशन के हैं, विद्युत के हैं, विकसित भारत जी राम जी के हैं, तो ये सारे मैटर्स को लेकर वाइब्रेंट विलेज को लेकर के बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं और इन सब पर ही मॉनिटरिंग के बाद मैंने देखा कि पिछली मीटिंग में जो हमने कहा था उस पर बहुत सारा काम हुआ है। 2-4 छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, वो अगले मीटिंग के टाइम पर वो सारी चीज़ों को करने के लिए बोला गया है, डिपार्टमेंट को निर्देशित किया है। काशीपुर में नगर निगम मेयर दीपक बाली ने शहर के विकास को नई दिशा देने की पहल करते हुए अली खां चौक का निरीक्षण किया और एक अहम घोषणा से माहौल को उत्साह से भर दिया। उन्होंने बताया कि आने वाले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस चौक पर 135 फीट ऊंचा भव्य तिरंगा स्थापित किया जाएगा, जो राष्ट्र की गरिमा, गौरव का प्रतीक बनेगा। इस निर्णय से स्थानीय लोगों में नई ऊर्जा देखने को मिली, क्योंकि अब तक इस तरह के विशाल ध्वज केवल प्रमुख सरकारी स्थलों तक ही सीमित रहते
रहते थे। महापौर ने स्पष्ट किया कि यह पहल केवल सौंदर्य बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों में देशभक्ति और एकजुटता की भावना को मजबूत करने का माध्यम बनेगी। सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल शाह और कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा सहित निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने मौके पर तकनीकी पहलुओं का गहन परीक्षण किया ताकि इतने ऊंचे ध्वज की स्थापना में कोई बाधा न आए। ऐसा है कि नगर निगम के हमारे सभी अधिकारियों एसएनए हैं, हमारे कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा जी हैं, हमारे जेई हैं और सारी टीम के साथ और पार्षदों के साथ और साथ में हमारी ब्लॉक प्रमुख हैं चंद्रप्रदा जी, इन सभी के साथ मैं अलीखां चौक पर आया था। यहाँ मेरे मन में एक विचार आया था जिसको मैंने सभी के सम्मुख रखा और सबसे बढ़िया बात यह है कि सभी लोगों ने उसका कहना चाहिए कि अपने दिल के से तहे दिल से उस प्रस्ताव का स्वागत किया है, अपनी सहमति दी है कि अलीखां चौक पर यहाँ पर एक सौंदर्यीकरण के साथ जिस तरीके से हमने महाराणा प्रताप चौक पर 135 फुट लंबा तिरंगा लगा रखा है जो हर भारतवासी की शान है, उस तिरंगे को 15 अगस्त के दिन सारी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर भी वो 135 फुट का जो तिरंगा है उसको यहाँ पर फहराया जाए। चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जिले के खेतीखान क्षेत्र के गंभीर गांव में जंगली सूगरों ने आलू की फसल को पूरी तरह खोदकर बर्बाद किया, जिससे किसानों को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। कई किसानों ने बताया कि ऋण लेकर खेतों में आलू की फसल की बुवाई की गई थी। जैसे ही फसल को खोदने का समय आया तो जंगली सूगरों ने फसलों को खोदकर बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि आलू की फसल उन लोगों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी होती है। ग्रामीणों ने कहा इस नुकसान से सभी किसान पूरी तरह से मायूस हो गए हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को उनके हुए नुकसान का मुआवजा, कृषि ऋण माफ करने की मांग की। सर, ये खेतीखान का जो मानक ग्राम पंचायत है वहाँ का उसी ग्राम पंचायत का एक गंभीर गांव है जिसमें आप इसमें वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किसान की जो पूरी आलू की फसल है उसे जंगली सूअरों ने चौपट कर दिया है। जबकि अभी खुदाई का टाइम आ रहा है आलू का, तो पूरा का पूरा खेत जो है चौपट कर दिया है। एक इनका ही नहीं है, पूरे गाँव में वहाँ जो है इससे किसान प्रभावित हैं। और देखिए चंपावत जिले का में जो किसानों का दर्द है वो किसी से छुपा नहीं है। कभी ओलावृष्टि है, कभी सूखाग्रस्त है, कभी अतिवृष्टि है और कभी जो है आपदा है, तो हर जगह से किसान जो है अपने वो झेल रहा है। और ये जो जानवरों का आतंक है वो तो हमेशा से बना ही रहता है। दिन के जानवर हैं लंगूर बंदर वो अलग हैं और जो रात के ये सूअर हैं वो अलग से हैं। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला मल्ली टंगड़ी गांव के ग्रामीण भी अपने गांव में सड़क जैसी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। विगत कुछ वर्ष पूर्व मल्ली टंगड़ी गांव में आधा अधूरी सड़क कटिंग का निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक गांव में सड़क जैसी सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिला। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार शासन प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कंपनी पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। हमारे यहाँ पर जो PMJSY द्वारा जो रोड निर्माण कार्य हुआ था वो अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, जिसका कार्य 2019-20 से शुरू हुआ था और अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। विभाग द्वारा हमें यह बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा हमें कोई बजट नहीं मिला है। हम ग्रामवासियों को अभी तक इस रोड से पूर्ण रूप से कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। जिस प्रकार हमारे गांव की तमाम जनता अभी तक पैदल आवागमन कर रही है। मेरा गांव की देख लो सारी ये मेरे रोड की हालत यह है कि कम से कम 2 साल से यहाँ पर ये विभाग बोल रहा है कि आज करे कल करे और नहीं तो ये हमारा काम हो रहा है। ये देखो इधर ये पूरा हमारा गांव ये भूस्खलन के कारण ये पूरा नीचे आ रहा है। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, नहीं तो कोई विभाग का आदमी आ रहा है, नहीं तो ये पता नहीं ये क्या हो रहा है। सर हम गरीब आदमी का हमारा तो यहाँ आने जाने का रास्ता तक नहीं है। विभाग को कहा कि हमने कि हमारा ये पैदल मार्ग करो, ये भी नहीं सुधारा गया है। नंबर 1 नहीं तो वो ठेकेदार लोग भी पता ठेकेदार तक नहीं आ रहे इस गाँव में। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।